सुभाष चंद्र बोस का एक प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इससे संबंधित एक प्रसिद्ध कविता भी है कि वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी है। जो बरबस होकर बहता है वह खून नहीं है, पानी है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ बार बार खून शब्द का उपयोग हो रहा है। खून मतलब ऊर्जा, उत्साह। तो आज हम इसी खून के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित एक पहेली भी है जो आपको मैं बुझाता हूँ। बहता है पर पानी नहीं, लाल है पर सेव नहीं, जीवन का आधार है, बतलाओ वह क्या है। निश्चित ही आज समझ गए होंगे कि वह खून ही है। तो रक्त क्या है, रक्त किन वाहिनियों में बहता है, हृदय का क्या कार्य होता है, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे इस यूनिट में। हम सभी जानते हैं कि जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप बता सकते हैं कि यह कैसे संभव हो पाता है? कभी आपको खेलते समय चोट लगा होगा, तो शरीर के उस भाग से खून निकलता है। यह खून क्या है? हृदय क्या है? और रक्त वाहिनियां क्या होती हैं? हृदय, रक्त वाहिनियां और रक्त सभी संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। तो आइए इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पचित भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है, तो आइए हम जानते हैं। रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। और इन कोशिकाओं को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु। इनमें लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं, उसमें एक लाल रंग का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। रक्त में एक और महत्वपूर्ण कोशिका पाई जाती है जिसे WBC या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कई बार खेलते समय आप गिर भी गए होंगे और आपके घुटनों में चोट लग गई होगी। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा होगा, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखते होंगे कि उस जगह पर रक्त का बहना अपने आप रुक जाता है और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का थक्का जम जाता है। तो यह रक्त का थक्का बन जाना उनमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें हम ब्लड प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु कहते हैं। चलिए अब जानते हैं रक्त वाहिनियों के बारे में, या जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतः श्वसन या इनहेलेशन के समय ऑक्सीजन की ताजा पूर्ति फेफड़ों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं में बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को भी लेके आता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, एक है धमनी और दूसरा सिरा, जिन्हें हम आर्टरी या वेन कहते हैं।
आर्टरीज या धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, इसलिए आर्टरी की जो दीवार होती है वो काफी मोटी और इलास्टिक होती है। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लेके आती हैं, उन्हें हम शिराएं कहते हैं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। एक तीसरी प्रकार की वाहिनी भी पाई जाती है। धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होकर के वहां पर पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें हम केशिकाएं कहती हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर के शिराओं को बनाती है, जो रक्त को हृदय में लेके आती हैं। आइए अब हम शरीर के महत्वपूर्ण अंग हृदय के बारे में जानते हैं। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। हमारा हृदय वक्ष गुहा में या थोरेसिक कैविटी में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। आप अपने हाथों की एक मुट्ठी बनाइए, इसी साइज का हमारा हृदय होता है। जरा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर के 2 कक्ष जिसको हम आलिंद या एट्रियम कहते हैं, और निचले के 2 कक्ष को निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने से रोकता है। हृदय के कक्षों की भित्तियां पेशियों की या मसल्स की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती रहती हैं, अर्थात इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिल करके हृदय स्पंद या हार्ट बीट कहलाते हैं। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष के बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने धड़कन को महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग करता है, जिसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयरपीस दोनों कान पर लगे होते हैं, जो एक नली के द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रख करके स्पंदों की संख्या को अध्ययन करता है, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है।